जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल एडिटोरिया का तथ्य संग्रह, जो कि पार्ट 1 तो पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 में पढ़े थे बिहार सामान्य परिचय, और अब पढ़ना है बिहार का इतिहास। जो पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं, पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का विकास पहले पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन काल, जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश। पढ़ते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोत का उपयोग किया गया है। एक पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक वह होता है जो कि कहीं खुदाई, इमारत अथवा कहीं चित्रण से प्राप्त वस्तुओं को पुरातात्विक कहते हैं। मतलब वह लिखा हुआ नहीं रहता है, वह कोई साक्ष्य रहता है। जैसे कि कोई वस्तु, जैसे कि तांबा का बर्तन, कोई लोहा का वस्तु, वही पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली में और मनेरपटना एवं सोनपुर, सारण से ताम्र प्रशस्त वस्तुएं और मृतभांड प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन अभिलेख। लौरियागढ़, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। अब देखेंगे साहित्यिक यानी कि लिखा हुआ प्रमाण मिला है। वैसे में रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अनगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक और जैन रचनाएं में भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण, जैसे मेगास्थनी के इंडिका में लिखा हुआ है और फाहियान इत्सिंग हैंसोंग के यात्रा के वृत्तांत में भी बिहार का इतिहास लिखा हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब पढ़ेंगे पहले पाषाण काल। पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण यानी कि पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है।
एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो आइए पढ़ते हैं हम वही पूरा पाषाण काल पहले। पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। पूरा पाषाण काल में वह आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। और दूसरा, दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व का है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। इसमें जो है इस काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। आखेटक यानी कि शिकार करने वाला, उस शिकारी को आखेटक कहा जाता है। और खाद्य संग्राहक यानी कि खाद्य को संग्रह करने वाला। और पशुपालक भी था, उस टाइम पशु भी पालता था। और मानव द्वारा पहला पालतू पशु जो है कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 4000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। अब देखते हैं नव पाषाण काल का साक्ष्य। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था, यानी कि खेती करना सीख गया था। और मानव बस्तियों में निवास करने लगे थे और बस्ती बनाकर रहने लगे थे मानव। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुआ है। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सानुआर, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 250 ईसा पूर्व के हैं। अब पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल। जब मनुष्य तांबा का उपयोग करना सीख गया था, उसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। यानी कि तांबा और पत्थर का दोनों मिला के ताम्र पाषाण काल। चिरान, सोनपुर, तारडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। यानी कि ताम्र पाषाण काल कहें तो पत्थर के साथ साथ तांबा का भी उपयोग करना सीख गए थे। अब पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलता है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार के कीकट एवं वात्स शब्द से संबोधित किया गया है। 12 पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है।
यह जो है पूर्व वैदिक काल जो है एडिंग वैदिक सभ्यताओं का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्य का विस्तार गंडक नदी तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी के तट पर बिहार क्षेत्र तक हुआ था। और बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण या 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। और इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया है। यह जो है शतपथ ब्राह्मण, उसमें विदेह, बिहार को विदेह कहा गया है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। तिरहुत मिथिला क्षेत्र यानी कि मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वह क्षेत्र जो है तिरहुत मिथिला क्षेत्र का। और ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात शब्द से संबोधित किया गया है। यानी और ऋग्वेद में जो बिहार को कीकट एवं व्रात शब्द से संबोधन किया गया है। और जो है बारह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। यानी कि ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है और 12 पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद का उदय कैसे होता है। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीला के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीला का विस्तार जन के रूप में, उनके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपद के रूप में हुआ। इस महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिमी भारत एवं मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। बौद्ध ग्रंथ अनुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगर पूछेगा 16 महाजनपदों की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अनुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 6ठी ईसा पूर्व में यह जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब देखेंगे 16 महाजनपद कौन कौन है और कहाँ इसका राजधानी और यह वर्तमान में कहाँ है। तो एक में है मगध। देखते हैं मगध जो है उसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर हुआ करती थी और अभी वर्तमान क्षेत्र में यह बिहार के पटना, गया तथा नालंदा जिला में फैला हुआ था। और दूसरा में अंग का राजधानी चंपा है और यह बिहार के भागलपुर और मुंगेर के वर्तमान क्षेत्र में विस्तारित था। और बज्जीसन यानी बज्जी, इसका राजधानी वैशाली था और यह बिहार के वैशाली तथा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में विस्तृत था। और काशी, इसका राजधानी वाराणसी है और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में फैला हुआ था। कौशल का राजधानी श्रावस्ती है, यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के क्षेत्र में फैला हुआ था। और मल का कुशीनगर है, यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के पास फैला हुआ है। और वत्स का कौशाम्बी है, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र में फैला हुआ था। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ है, यह जो वर्तमान दिल्ली के क्षेत्र में आता है। और पंचाल का अहिच्छत्र है, यह उत्तर प्रदेश के बरेली या बदायूं क्षेत्र में फैला हुआ था। सुरसेन का राजधानी मथुरा है, यह उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में फैला हुआ था। चेदी का सुक्तिमती है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में फैला हुआ था। और अवंती या उज्जैनी या महिष्मती इसकी राजधानी है, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन के क्षेत्र में फैला हुआ था। मत्स्य का विराटनगर है, यह राजस्थान के जयपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। अशोक का पुरुलिया पोर्टल है, यह महाराष्ट्र, तेलंगाना यानी कि दक्षिण भारत
का एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक था। इसकी राजधानी पोतन या कोटली था। और 15 में कम्बोज है, इसका राजधानी हाटक या राजपुर हुआ करती थी। और यह जो अभी वर्तमान में यह पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में फैली हुई थी। यह 16 में गांधार है, यह इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और यह जो है वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी अफगानिस्तान में फैला हुआ था। फिर से हम देखते हैं 16 महाजनपद और उसकी राजधानी। वर्तमान क्षेत्र भी छोड़ देते हैं। तो एक में देखते हैं मगध। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवज्र है। अंग की चंपा, बज्जी का वैशाली, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, मल का कुशीनगर, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, सूरसेन का मथुरा, चेदी का सुक्तिमती, अवंती का उज्जैनी या माहिष्मती, मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का कोटन या भूटली, कम्बोज का हाटक या राजपुर, गांधार का तक्षशिला। अब देखते हैं यह 16 महाजनपद में जो है 3 महाजनपद जो है बिहार में था। अब बिहार में कहाँ कहाँ फैला था उसके बारे में हम देखते हैं। यह 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार जो है बिहार के क्षेत्र में था। एक में था बज्जी या लिच्छवी, यह जो है वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। और दूसरा है मगध, यह पटना गया नालंदा क्षेत्र में फैला हुआ था। और तीसरा है अंग, जो कि भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ देखिए बताया गया है, पहले कबीला है, कबीला, फिर वह जब थोड़ा बड़ा रूप लिया तो वह जन पड़ा, फिर और बड़ा रूप लिया तो जनपद, और फिर बहुत सारे जनपद जब बहुत बड़ा क्षेत्र में हो गया तो वह महाजनपद बन गया। हम देखते हैं बज्जी संघ या बज्जी संघ महाजनपद। बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ अष्टठाकुल था। बज्जी, लिच्छवी, ज्ञातक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञातक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। बज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा, यानी गणतंत्र कहे तो जनता द्वारा चुना हुआ राजा या सरकार वहाँ पर था। अब देखते हैं मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। यह 5 पहाड़ी रत्नागिरी, सोनगिरी, विवाहगिरी, उदयगिरी और विपलाचल से घिरा हुआ नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यह जो है अथर्ववेद में मिलता है। और यह जो है मगध के प्रारंभिक राजधानी जो राजगिरी थी, यह जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, कौन कौन सी थी? रत्नागिरी, सोनगिरी, विवाहगिरी, उदयगिरी एवं विपलांचल से घिरा हुआ नगर था। यह रहा बिहार का मैप। यह भाग जो है यह मगध क्षेत्र था, यह छोटा सा अंग महाजनपद, और ये जो उत्तर भारत का था पूरा हुआ बज्जी संघ या लिच्छवी महाजनपद था। अब देखते हैं अंग महाजनपद।
अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। अब देखते हैं मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध का उदय कैसे हुआ और उसका राजवंश कौन आया। सबसे पहले मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध का संस्थापक अगर पूछे तो कौन होगा, बृहद्रथ होगा। और उसका पुत्र कौन था, जरासंध। इसका जो वर्णन है महाभारत में वर्णन है। अब देखते हैं मगध का उत्कर्ष के कारण। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी यह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध जो है नदियों से घिरी प्रदेश था। यहाँ उर्वरक जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधाएं उपलब्ध थीं। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। इस कारण है कि मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो था वह रिपुंजय था। बृहद्रथ जो है उसका जो अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय था। अब देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक चला था। जिसका पहला जो है राजा वह बिंबिसार था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। यह 544 ईस्वी में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। इसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। और उसकी दूसरी पत्नी जो थी वह चेलाना थी। चेलाना जो है लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा वह पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। और बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। यह 544 ईसा पूर्व में किया था। और इसका जो हत्या है 492 ईसा पूर्व में उसका ही पुत्र अजातशत्रु कर दिया था। अब देखते हैं अजातशत्रु जो है 492 में गद्दी पर बैठा और 460 ईस्वी तक यह राजा बना रहा। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित यानी कि उसके मामा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया। जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया।
फिर जो है अजातशत्रु जो है वह प्रसेनजीत को हराई। प्रसेनजीत जो थे अजातशत्रु का मामा हुआ। प्रसेनजीत पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जीसंघ एवं मल्ल को पराजित किया। अजातशत्रु ने वज्जीसंघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगीर की सतवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। जब 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तब उस टाइम जो है अजातशत्रु ने राजगिरी के सतवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। उसके बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन जो है 460 ईसा पूर्व में वह भी अपने पिता यानी कि अजातशत्रु को हत्या कर दिया। फिर उदयनी ने अपने राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र गंगा सोन एवं गंडक नदी के तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नोट: हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। प्रीतिहंता कहे तो पिता की हत्या करने वाला वंश। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। यह जो है 412 से 344 ईसा पूर्व तक चला था। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इनके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवन कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। सबसे पहले यहाँ पर बिंबिसार के टाइम भी राजगिरी था, अजातशत्रु के टाइम भी राजगिरी था। फिर जब उदयन आया तो यह राजगीर से पाटलिपुत्रा ले चल गया अपना राजधानी। फिर शिशुनाग आया, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाया। फिर उसका जो पुत्र आया उसका मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक आया, या फिर से वैशाली से पाटलिपुत्रा अपना राजधानी को बना लिया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। अगर पहला बौद्ध संगीति कहें तो 483 ईसा पूर्व में कौन करवाया था, तो अजातशत्रु करवाया था। और दूसरा बौद्ध संगीति है जो है यह जो 383 ईसा पूर्व यानी कि 100 वर्ष बाद आयोजन करवाया गया। यह कौन करवाया गया था, कालाशोक ने करवाया था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो था वह नंदीवर्धन था। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। अब पढ़ते हैं नंदवंश। नंदवंश जो है 344 से 321 ईसा पूर्व तक चला था। नंदवंश का जो संस्थापक था वह महापद्मनंद था। वह 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद ने एक एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की।
पाली ग्रंथ में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार माना गया है, यह बताया गया है। महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कालिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय हुआ था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट महापद्मनंद था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। पाणिनि जो है वह महापद्मनंद के समकालीन था। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया। यह 326 ईस्वी में किया था। नंद वंश का आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी तथा नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश का स्थापना हुआ। मौर्य वंश यह 321 से 184 ईसा पूर्व तक चला था। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व तक राज किया। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि जो है विलियम जोन्स ने की थी। प्लूटार्क एवं ईरानी ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। यह भी बहुत बार पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु है चाणक्य, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। विष्णुगुप्त की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटस के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी यानी सिकंदर के पुत्र सेल्यूकस निकेटस के साथ युद्ध किया था। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कॉर्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी, उसी से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। इंडिका की रचना कौन किया? तो मेगास्थनीज किया था। और किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिमी में सौराष्ट्र यानी गुजरात, उत्तर में हिंदकुश
ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तथा पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। बहुत बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मान्यता था। यह 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपास पद्धति संलेखना यानी कि भूखे प्यासे रहकर अपना प्राण त्यागना को संलेखना करते हैं, इसके द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। बिंदुसार जो है 298 से 272 ईसा पूर्व तक राज्य किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात या सिंसेन आदि नाम से भी दिया गया था। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने डायनेसिस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार जो है तक्षशिला में हुआ था एक विद्रोह, उसको दबाने के लिए अपना पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह अजीवक के संप्रदाय के संस्थापक जो है मोखलीपुत्र गोशाला थे। अब पढ़ते हैं अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इसने पूर्व वह उज्जैन का राजपाल था। जब अशोक राजा नहीं था उसके पहले क्या था, उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उदगोलम के अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। मौस्की गुर्जरा, इसके अतिरिक्त नेतुर तथा उदगोलम के अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। सिहली अनुश्रुति बौद्ध ग्रंथ का है। इसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं है। सिहली अनुश्रुति के जो है यह बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार ही अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपने गद्दी पर बैठा था। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि कहीं पर नहीं है। अशोक ने अपने शासन के 9 वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था और कलिंग को जो है मगध में सम्मिलित कर लिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस युद्ध में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। दिव्यदान के अनुसार उपगुप्त जो है वही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष, अशोक के जो 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था, फिर 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा किया था और 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया था
और 13वें वर्ष में वह धर्म का शिलालेख में अंकन किया और 14वें वर्ष में धर्म या महापात्रों की नियुक्ति किया था। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने कर हटाकर 1/8 कर दिया था। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था और अशोक ने कर को 1/8 कर दिया था। फिर से एक बार देखते हैं अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें युद्ध में बोध गया की यात्रा और 12वें वर्ष के निगाली सागर की यात्रा किया था। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों का अंकन किया था। 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति किया था और 20वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा किया था और कर को 1/8 कर दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री सिंघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक जो है अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अगर पूछे पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व में कराया और दूसरा 383 ईसा पूर्व में और तीसरा बौद्ध संगीति का तो या तीसरा जो है वह 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधु पालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक और देववर्धन, शतधनुष एवं वीररथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक वीररथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक वीररथ था और मौर्य वंश का शासनकाल जो है 137 वर्ष तक का रहा। और देखते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्ति निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश यानी केंद्र, प्रांत, विषय, ग्राम में किया गया था। बहुत बार पूछा जाता है कि मौर्य काल में जो है साम्राज्य का विभाजन कैसे था, तो कहेंगे देश था, उसके बाद प्रांत था, फिर विषय था, फिर ग्राम था। यह बहुत बार मिलाने के लिए दे देता है, चाहे सीरियल से दे देता है कि क्रमबद्ध से। तो पहले देश यानी या केंद्र, प्रांत, विषय और ग्राम। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य, प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे। समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था। सन्निधाता जो है राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। शीताध्यक्ष जो है राजकीय कृषि विभाग का प्रधान होता था। पान्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का प्रधान होता था। अक्ष पटलाध्यक्ष यह महालेखाकार होता था और सेनापति जो है सैन्य विभाग का प्रधान होता था। एक बार फिर से देखते हैं, समाहर्ता कौन था? राजस्व विभाग का प्रधान। और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था। शीताध्यक्ष जो है राजकीय कृषि विभाग का प्रधान हुआ करता था। पान्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। अक्ष पटलाध्यक्ष जो है वह महालेखाकार हुआ करता था और सेनापति जो है सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था।
मौर्य काल में 4 प्रकार की सेनाएं उपलब्ध थी। एक था पैदल सेना, दूसरा हाथी सेना, तीसरा घुड़सवार सेना तथा एक था रथ सेना। पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना यह जो है मौर्य काल के 4 प्रकार की सेनाएं थी। और न्याय व्यवस्था राज्य के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देख रेख जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी, धर्मस्थलीय दीवानी न्यायालय और कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा जाता है। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक में था संस्था, एक था स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना, दूसरा था संचार यानी घूम कर गुप्तचर का कार्य करना। 2 प्रकार का गुप्तचर व्यवस्था था, एक था संस्था, दूसरा था संचार। संस्था में एक स्थान पर ही रहकर वह गुप्तचर कार्य करता था और संचार व्यवस्था था वह घूम कर गुप्तचर का कार्य करता था। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमार द्वारा संचालित किया जाता था। मौर्य प्रशासन जो है यह 5 प्रांतों में विभाजित था और यह प्रांतों का शासन जो है राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। और उत्तरापथ का तक्षशिला यह 5 प्रांत था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्य, अवंती, कलिंग। उत्तरापथ के राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी का पाटलिपुत्रा, अवंती का उज्जैनी और कलिंग का तोसली। मौर्य प्रशासन में 5 प्रांत कौन था? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्य, अवंती और कलिंग। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी, प्राच्य या पूर्व का पाटलिपुत्रा, अवंती का उज्जैनी और कलिंग का तोसली। यह 5 प्रांत था मौर्य शासन के। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान विषयाधिपति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। 10 गांव के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। विषय का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। 10 गांव के समूह को गोप कहा जाता था। 10 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्य द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। नगर प्रशासन संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे। यह 6 समिति द्वारा किया जाता था और सब में 5-5 सदस्य यानी कि टोटल 30 सदस्य द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। अर्थव्यवस्था मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि पर 1/6 का कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बोलेगा मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 भाग प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल के सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भरूच गुजरात का था। उद्योग एवं व्यापार में 1/10 भाग प्राप्त किया जाता था टैक्स के रूप में। और मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भरूच गुजरात का था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड की प्रावधान किया गया था। अगर कर चोरी करता था तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। सामाजिक व्यवस्था
कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह 4 वर्णों में विभाजित था। कौटिल्य के अनुसार जो है मौर्यकालीन समाज में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था था। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह 4 वर्ग के में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। एक था दार्शनिक, एक किसान, एक अहीर, एक कारीगर, एक सैनिक और निरीक्षक और सभासद। कौटिल्य के अनुसार जो है 4 वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। और मेगास्थनीज के अनुसार 7 कौन कौन था? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मौर्य काल में जो है वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो वह रूपा जीवा कहा जाता था। मौर्य काल के दौरान तलवार केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों, स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला का विकास हुआ। यह कला 2 रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता है। मौर्य कला जो है मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों जैसे स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई थी। वह राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित किया गया कला को लोक कला के रूप में जाना जाता है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार प्रमुख हैं। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों का प्रमाण मिलते हैं। लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इस मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया। इसका प्रमुख उदाहरण जो है दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर के मूर्ति भी प्राप्त हुए हैं। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पढ़ना है तो कल भी पार्ट 3 के लिए इंतजार कीजिएगा। पार्ट 3 में कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।